नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम राधा है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूं जिसे कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। दोस्तों, मेरी उम्र 27 साल है और अब तक न तो मेरी शादी हुई है और न ही कोई रिश्ता पक्का हुआ है। मैं अपने पिताजी के साथ रहती हूं क्योंकि 2 साल पहले माँ हमें छोड़कर चली गईं। मेरा एक बड़ा भाई है, विशाल, जो मुझसे 3 साल बड़ा है और शहर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। मेरी कहानी वास्तव में वहां से शुरू होती है जब विशाल भैया ने अपनी पत्नी से अलग होने का फैसला किया। लगभग 1.5 साल पहले की बात है। तलाक के बाद वह हमारे घर वापस आ गया और फिर से हम तीनों, मैं, पापा और विशाल, एक साथ रहने लगे। सच बताऊं तो मुझे हमेशा से एक बात परेशान करती आ रही थी। जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता, वह आगे नहीं बढ़ता। न तो कभी सगाई तक पहुंचता और न ही शादी की बात। यह स्थिति मुझे बहुत व्याकुल करती थी। मेरी उम्र की सभी सहेलियां न सिर्फ विवाहित थीं, बल्कि उनके बच्चे भी हो गए थे। और मैं अभी भी अकेली थी, न कोई जीवन साथी, न कोई विशेष अनुभव। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा समय बीता जा रहा है। इस विचार से मैं अक्सर अपने कमरे में अकेले बैठकर आंसू बहाती। मैं खुद से पूछती, ऐसा क्यों? क्या मुझ में कोई कमी है? मैं तो सुंदर हूं, अपना ध्यान रखती हूं, समाज में घुलती मिलती हूं। फिर मेरे लिए अच्छे रिश्ते क्यों नहीं आते? कभी कभी तो मन में यह विचार भी आता कि शायद किसी ने मुझ पर कोई टोटका कर दिया है। इन सब विचारों से मैं मानसिक रूप से टूट रही थी। लेकिन जब विशाल भैया अपनी पत्नी को अपना फ्लैट देकर हमारे पास लौट आया, तो मुझे थोड़ा सुकून मिला। मुझे लगा कि अब मेरा भाई मेरा साथ देगा, क्योंकि अकेलेपन में मैं बहुत ऊब जाती थी। पापा तो शाम होते ही अपनी दवाइयां लेकर सो जाते थे और मैं अकेली बैठी रहती। हालांकि भाई और भाभी के तलाक से मुझे दुख भी था, क्योंकि मुझे भाभी बहुत प्यारी लगती थीं। विशाल भैया ने कभी नहीं बताया कि उनके बीच क्या हुआ था। बाद में पता चला कि वजह थी भाभी की अफवाहें फैलाने की आदत। वे हर किसी की बातें सुनतीं और फिर उन्हें इधर उधर फैलाती रहतीं। लोगों ने जब विशाल से इस बारे में शिकायतें की तो उसे बहुत ठेस पहुंची। विशाल भैया ने कई बार अपनी पत्नी को समझाया, अपने घर पर ध्यान दो, दूसरों की जिंदगियों में झांकना बंद करो। लेकिन वो नहीं सुनती। हमेशा कहती, मेरी सहेली की भाभी के पति ने उसे नया फोन दिलाया। हमारे पड़ोसी अपनी पत्नी को शिमला घुमाने ले गए। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं थी और हमेशा विशाल भैया से शिकायतें करती रहती। उस समय विशाल भैया की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, जिसे भाभी स्वीकार नहीं कर पाईं और अंततः तलाक मांग लिया। जब विशाल भैया हमारे साथ रहने आया, तो धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आने लगे। हम दोनों दोस्तों की तरह हो गए। हमारे पास और कोई मित्र भी नहीं था। वह भी अकेला और मैं भी अकेली। पापा बुजुर्ग हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं। वे शाम 7 बजे अपनी दवा लेकर सो जाते और सुबह 6 बजे उठ जाते। मैं और विशाल रात देर तक जागते, साथ में खाना बनाते, कभी नमकीन या मिठाई खरीद लाते और टीवी देखते हुए घंटों बातें करते। हम एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते, बिल्कुल दोस्तों की तरह। जब थक जाते तो मैं कहती, चलो भैया, अब मैं सोने जा रही हूं। मैं अपने कमरे में चली जाती और विशाल भैया थोड़ी देर बाद अपने कमरे में। कभी कभी वह कहता, राधा चलो, कहीं घूमने चलते हैं। हम बाहर जाते और उसका साथ मुझे सुकून देता। इस तरह उसने मेरे उस दर्द को कम किया जो मुझे शादी न होने और उम्र बढ़ने के कारण सताता था। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि विशाल भैया खुद बहुत परेशान है। उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं लग रही थी। कई बार मैंने उसे अपने कमरे में अकेले उदास बैठे देखा। मैं उसके पास जाकर पूछती, भैया क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? अगर आप भाभी से इतना प्यार करते हैं तो अलग क्यों हुए? विशाल भैया सिर्फ इतना कहता, राधा, मैं उसकी वजह से दुखी नहीं हूं, बस कुछ और सोच रहा हूं, मेरी चिंता मत करो। धीरे धीरे विशाल की हालत और बिगड़ने लगी। अब वह ठीक से खाना भी नहीं खाता। यह देखकर मैं बहुत चिंतित हो गई। पहले वह मुझसे बाहर चलने को कहता था, मेरे साथ खूब बातें करता था, लेकिन अब वह हमेशा अपने कमरे में ही बंद रहने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हो क्या गया है। वह अब दिन भर काम पर जाता और घर लौटते समय बिना मेरी ओर देखे खाना खाता और अपने कमरे में बंद हो जाता। वो मुस्कुराहट, वो बातें, वो मेरे साथ बिताए गए पल,
सब गायब हो चुके थे। उसका यह बदलाव मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। मेरा मन भी उदास रहने लगा था, लेकिन एक दिन मैंने ठान ली, नहीं, मुझे विशाल भैया को इस अंधेरे से बाहर निकालना ही होगा। एक शाम जब वह काम से लौटा, मैंने सोचा उससे दिल खोलकर बात करूंगी। उसके कमरे तक पहुंची तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। अंदर झांकने पर जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था, उसने मेरी सांसें थाम दीं। विशाल भैया अपने लैपटॉप पर अश्लील फिल्म देख रहा था। स्पीकर की आवाज़ इतनी थी कि मुझे सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था। मैं जैसे पत्थर बन गई थी, न पांव हिला सकती थी, न नजरें हटा पाती थीं। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी थीं और उसके हाथ, मैं समझ गई थी कि वह क्या कर रहा है। किसी तरह खुद को वहां से खींचकर अपने कमरे में लौट आई। अपने बिस्तर पर बैठी तो दिमाग में वही दृश्य बार बार घूम रहा था। विशाल भैया का बिस्तर दरवाजे के सामने ही था, इसलिए मैंने सब कुछ स्पष्ट देख लिया था। उसकी हर हरकत, हर भाव। ये मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। उस रात मैं सो नहीं पाई। अलग अलग विचारों ने मुझे घेर लिया था। अगली सुबह जब उठी तो विशाल भैया काम पर जा चुका था। अनजाने में ही मेरे कदम उसके कमरे की ओर बढ़े। वहां उसके बिस्तर पर कुछ निशान थे जो रात की घटना की गवाही दे रहे थे। मैं समझ गई कि वह क्या कर रहा था। मेरे भीतर एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। क्या यह परेशानी है, हैरानी, या कुछ और? मैं बेचैन हो उठी और जल्दी से उसके कमरे से निकल आई। पापा के लिए नाश्ता बनाते हुए भी मेरा ध्यान बार बार कल रात के दृश्य की ओर जा रहा था। मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं थी, सब समझती थी। सच कहूं तो मेरे भीतर भी वही भावनाएं जागृत हुईं जो शायद विशाल भैया महसूस कर रहा था। मैं भी तो 27 साल की थी। मन में ख्याल आया कि काश मैं भी शादीशुदा होती, मेरा भी कोई जीवन साथी होता। और फिर अचानक मेरे दिमाग में विशाल भैया की तस्वीर आ गई। मैं चौंक गई। ये मैं क्या सोच रही थी? अपने ही भाई के बारे में? लेकिन कल रात जो देखा था वह मेरे मन से जा ही नहीं रहा था। उसकी आंखें, हरकतें और उसका, मैं अपने विचारों से ही शर्मिंदा हो गई। शाम को जब विशाल भैया लौटा, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, भैया बात करनी है आपसे। वो बोले, अभी नहीं राधा, मैं थका हुआ हूं, अपने कमरे में जा रहा हूं, उसने बिना मेरी ओर देखे कहा। मैंने कहा, प्लीज भैया, सिर्फ थोड़ी देर। आप अब मुझसे पहले जैसे बात भी नहीं करते, मैंने विनती की। उसने आह भरी, ठीक है, मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर बात करेंगे। मैंने सिर हिलाया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसके कमरे के पास से गुजरी तो वही आवाजें सुनाई दीं। वह फिर से वहीं कर रहा था। मैंने इंतजार किया। जब वह बाहर आया, मैंने सीधे उससे पूछा, भैया, आप कब तक ऐसे रहेंगे? मैं आपकी हालत देखकर बहुत परेशान हूं। उसने गहरी सांस ली। राधा, मुझे लगता है मुझे फिर शादी करनी चाहिए। मैं मैं तंग आ चुका हूं अकेलेपन से। मैं समझती हूं भैया, मैं भी तो यही चाहती हूं अपने लिए, मैंने धीरे से कहा। फिर भैया, तुम अभी छोटी हो, उसने टालने की कोशिश की। मैं बोली, नहीं भैया, मैं छोटी नहीं हूं, 27 साल की हो गई हूं। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और बोली, भैया, कल रात मैंने आपको देखा था, वो फिल्में देखते हुए। भैया के ऊपर जैसे बिजली गिरी हो, उसका चेहरा लाल हो गया। क्या बकवास है ये? तुम मेरे कमरे में झांकती हो? कैसी बहन हो तुम? उसकी आवाज लगभग चिल्लाहट थी। उसके शब्दों ने मुझे छलनी कर दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी और भागकर अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करके मैंने अपने आंसुओं को आजाद छोड़ दिया। मैं क्या करूं? क्यों इतना अकेलापन? क्यों इतनी उलझने? 10 मिनट बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वह विशाल भैया था। उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, राधा, प्लीज मत रो। भैया, मुझे आपकी बहुत चिंता होती है, मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं आपको ऐसे दुखी नहीं देख सकती। मुझे अपना भाई वापस चाहिए, वो जो हंसता था, मुझसे बातें करता था। विशाल भैया ने मेरी ओर एक अजीब नज़र से देखा और बोला, राधा, कल रात जो तुमने देखा वो तुम्हारे मन से नहीं निकल रहा है ना? मैं सच कहूं तो असहज हो गई भैया। मैंने पहली बार ऐसी चीजें देखी हैं। क्या? क्या शादीशुदा लोगों के बीच ऐसा ही होता है? मेरी बात सुनकर विशाल भैया की नजरें बदलने लगीं। उसने मुझे पैरों से लेकर सिर तक देखा, ऐसे जैसे अब तक कभी नहीं देखा था। मैं उन नजरों के सामने खुद को कमजोर महसूस करने लगी। राधा,
क्या तुम मुझसे करीब आना चाहती हो? उसने धीमे स्वर में पूछा। उसकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। बोल न पाई। कुछ पल सिर झुकाकर खड़ी रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ सहमति में सिर हिला दिया। सच कहूं भैया, मैं भी वो आजमाना चाहती हूं, मैंने शर्माते हुए कहा। लेकिन एक शर्त पर। अगर मैंने आपको ऐसा करने दिया तो क्या आप वो फिल्में देखना छोड़ देंगे? अगर इससे आपको राहत मिलेगी तो मैं तैयार हूं। फिर विशाल भैया ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसके स्पर्श में कुछ ऐसा था जो अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। जब हम अनुचित मार्ग पर चल पड़े, घटनाएं तेजी से बदलने लगीं। कुछ दिनों तक हम दोनों अपनी गलतियों के दलदल में ढंसते गए। जो रिश्ता पवित्र होना चाहिए था वह कलुषित हो गया था। हम सावधानी बरतते, लेकिन पतन का अंत निश्चित था। एक रात जब हम मेरे कमरे में थे, अचानक पापा को कुछ आहट सुनाई दी। वे उठे और मेरे कमरे की तरफ आ गए। पापा बोले, राधा क्या कर रही हो? इतनी रात को कौन है तेरे साथ? पापा की आवाज सुनकर हम दोनों सहम गए। विशाल भैया ने जल्दबाजी में अपने कपड़े ठीक किए, और जब दरवाजा खुला, पापा ने हमारी हालत देखकर सब समझ लिया। यह क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? पापा गुस्से से कांप रहे थे। ये हमारा घर है, हमारा परिवार है। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं शर्म से फूट फूट कर रोने लगी। पापा के मुख पर निराशा का भार देखकर मेरा दिल टूट रहा था। पापा बोले, राधा, मैंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए, लेकिन यह सब क्या है? पापा की आवाज में दर्द था। और विशाल, तुझे अपनी बहन की इज्जत की भी परवाह नहीं? पापा के शब्दों ने हमें वास्तविकता का एहसास करा दिया। विशाल ने सिर झुकाकर कहा, पापा मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत परेशान था और गलत रास्ते पर चल पड़ा। मैंने भी बिलखते हुए कहा, पापा, मैंने भी बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर दीजिए। पापा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अश्रु थे, लेकिन वे मजबूत बने रहे। अब ये सब बंद करो। मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवार की बदनामी हो। इतना कहकर पापा चले गए, पीछे छोड़ गए अपने टूटे हुए सपनों का मलबा। अगली सुबह पापा ने विशाल को घर छोड़ने का आदेश दिया। विशाल, अब तुझे अपनी जिंदगी अलग बनानी होगी। और राधा, मैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवाऊंगा। विशाल ने अपनी गलती स्वीकारी और दूसरे शहर में नौकरी ढूंढने चला गया। मैंने भी अपने भीतर के बुरे विचारों से छुटकारा पाने का संकल्प लिया। कुछ महीनों बाद पापा ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया। राहुल एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। नेक दिल और समझदार इंसान थे। हमारी शादी हो गई और मैंने उनके साथ नई शुरुआत की। राहुल ने मुझे हमेशा सम्मान दिया, प्यार किया, और मैंने भी अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना सीखा। विशाल ने भी एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से विवाह कर नया परिवार बसाया। आज मैं राहुल के साथ सुखी हूँ। मेरे एक प्यारे बच्चे हैं, और मैं अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। अब मैं समझती हूँ कि परिवार की मर्यादा और सही मार्ग पर चलने से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। कभी कभी हम भटक जाते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, लेकिन सुधरने का मार्ग हमेशा खुला रहता है। मेरी कहानी एक गलती की नहीं, बल्कि उस गलती को पहचानने और सुधारने की है। मिलन भी जीवन है और विरह भी जीवन है। गलतियां भी जीवन है और उनसे सीखना भी। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको इससे कुछ सीख मिली होगी। दोस्तों, जीवन में कभी कभी हम ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां गलत फैसले आसान लगते हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे निर्णय सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे परिवार को भी प्रभावित करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी से यह सीखा है कि कभी कभी हम अपनी कमजोरियों और अकेलेपन में ऐसे फैसले कर लेते हैं जो हमारे और हमारे परिवार के लिए सही नहीं होते। लेकिन हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।